Yes, sir. Okay, let us recap. For the to assign hybridization at carbon, nitrogen, oxygen, we have to consider lone pair, negative and sigma. तीन ही कंसिडर करते हैं ना, Yes, तीन sir. को। पॉजिटिव ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का कोई कोरिलेशन नहीं है, पॉजिटिव पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, Hybridized orbital. और जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड Unhybridized ऑर्बिटल, orbital. ओके, और यू कैन से प्योर ऑर्बिटल। और फिर मैंने आपको बताया था sp2 और उससे डायरेक्टली अटैच क्या होते हैं, प्लेनर एंड प्लेनर होते हैं, को प्लेनर। Yes, sir. और sp और उससे डायरेक्टली अटैच क्या होते हैं, लीनियर एंड Linear. कोप्लेनर, Yes, लीनियर एंड कोप्लेनर। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ये क्या होता है, प्लेनर की नॉन प्लेनर, Non-planar. नॉन प्लेनर। और दोज एलिन्स, एलिन्स मतलब क्या बताया था बेटा, बोलो। एलिन्स मीन्स, Number of नहीं carbon. नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, एलीन मतलब क्या बताया था मैंने, एलिन्स मतलब कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ना। Yes, ऐसा sir. देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, Yes, इनको sir. हम एलिन्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड दोज एलिन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दे आर प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, Non-planar. नॉन प्लेनर। बट एलिन्स विद ऑड नंबर डबल बॉन्ड, दे आर Planar. प्लेनर, दे आर प्लेनर, ओके। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी, और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बता दिया, इट इज नॉन प्लेनर टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, ये दिख रहा है। Yes, बाकी sir. रेजो में बताऊंगा मैं आपको। फिर नेक्स्ट मैंने टर्म आपको बताया था, प्लेनर नॉन प्लेनर हो गया था। चलो नाउ बॉन्ड लेंथ मैंने इसमें डिस्कस किया था। बॉन्ड लेंथ वाले में क्या बताया था, साइज ऑफ ऑर्बिटल आप पहले से जानते थे, sp वाला, sp2 sp3 ये भी जानते थे। बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लगभग क्या मान लेते हैं, बोलो स्फेयर, दो स्फेयर को पास में Yes, रख के sir. सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। आप जानते हो ये sp3 बड़ा है और sp छोटा है, तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ये डबल है और ट्रिपल बॉन्ड, ये देख लो अब, ठीक है ना। ऐसे Yes. sp3ch sp2ch sp2ch, तो बड़ा कौन सा होगा बोलो, sp3ch ना, Yes, sir. ठीक है, डन है ना। ये गलती के तो क्वेश्चन में, अब तो अभी तो सही है ना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। En is a ratio of two coulombic forces. It is capacity to attract bond pair towards itself. No, it has no unit, जानते ही हो। और En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होगा। Decrease होगा. Yes, sir. और एक ऑर्डर वो फोन कॉल वाला याद रहेगा बेटा ना, फोन कॉल, फोन कॉल, Yes, sir. फोन कॉल। एक और बताया था, इफ एटम इज सेम हाइब्रिडेशन इज डिफरेंट, देन En is directly proportional to percentage of s orbital, okay, percentage of s orbital, बोलो। Sir, एक बार वापस repeat करना. If atom is same and hybridization is different, then En is directly proportional to percentage of s orbital, नहीं लिखा है। No, sir. अरे ये देखो ना दुष्ट, ये देखो, ये मैंने अभी थोड़ा लिखा है, लिखा हुआ है ना, देखो। En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, En वाले में देखो, Yes, sir. लिखा होगा ना, देखो, हाँ ठीक है, डन, ये ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। sp sp2 sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, sp हो जाएगा ना ज्यादा। Yes, sir. हाँ SP ठीक then है, SP2 then SP3. हाँ ठीक है, ठीक। और फिर भी एक फैक्ट मैंने बताया था निशिका, दैट इज sp कार्बन एंड sp3 नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, SP carbon. ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो बताया था आपको, जीरो लेवल एक कॉन्सेप्ट बताया था हाइड्रोलाइसिस का, सिंपलेस्ट हाइड्रोलाइसिस तो और हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही ABCD टाइप है कि अगर हमें दो सिंपल बॉन्ड दिए हुए हैं दो एटम के बीच, En डिफरेंस है, देन कैसे इसे हम ब्रेक करेंगे। कोई में बिना मैकेनिज्म के, कोई मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं जानना, मैकेनिज्म की जहाँ बात आएगी वहाँ पे डिटेल करेंगे।
तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे OH जोड़ देना, जहाँ माइनस है वहाँ पे H प्लस जोड़ देना। सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मैंने बता दिया था। Mg3N2 जान जाओगे भाई, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सब बना लोगे ये? यस सर। हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये वाले इंपॉर्टेंट है सब, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड, Mg2C3, ये सारे। डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके। अब बेटा NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस आएगा पता चल जाएगा आपको ना, फोन कॉल से देख लोगे ना। यस सर। यस तो सर। इससे आपको NH3 और HOCl मिलेगा, और PCl3 होगा तो H3PO3 और HCl मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉन्ड एनर्जी बताया था। बॉन्ड एनर्जी के लिए देखा था हमने सबसे पहले, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन स्ट्रांग होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ओके सिंपल, मैंने बताया था बॉन्ड इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग। बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉनिक रस्सी, इलेक्ट्रॉनिक धागा, इलेक्ट्रॉनिक वायर की तरह, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड से 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो। यस सर। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतना क्या होगा बोलो, कमजोर होगा। इसमें आपने ये ऑर्डर देख लिया था, ठीक है ना। लेकिन ये रूल परफेक्टली फॉलोड नहीं होता है। कहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा? जब सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसमें आप देखो सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर प्रेजेंट है, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन होने से बॉन्ड इतना कमजोर हो जाएगा कि ये किसके बगल में पहुंच जाएगा बोलो? सबसे कमजोर वाले बॉन्ड के बगल में। सबसे वीक वाला बॉन्ड I2 है, उसके बगल में आ जाएगा ये देखो। तो एक्चुअल ऑर्डर ये हो जाएगा। ऐसी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रांग होगा। NN बॉन्ड, PP बॉन्ड, सिंगल वाला बॉन्ड बात करें तो ये स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। फिर हमने बात करी थी अगर बॉन्ड लेंथ भी लगभग सेम हो तो हम देखते हैं कैसे, आयनिक नेचर इन बॉन्ड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN डिफरेंसेस। तो फिर ये CC, CN, CO, CF में आपने देख लिया था कौन, यही मुझे लगता बताया था आपको। यस सर। क्यों बेटा, ठीक है ना। और अब आप लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। चलो इधर लिखता हूं मैं इसे। Extent of overlapping and Bayer strain theory. बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो हे बालक देखिए, आप इसमें पहले तो आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है ये जानेंगे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है बोलो? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब निशिका तो कितना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है? नहीं, हाँ ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब ही हो गया कॉन्टेक्ट मैं बोलूँ कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बिटवीन द टू। यस सर। तो जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना तो जो ऑर्बिटल्स हैं एटम के ऑर्बिटल्स वो ओवरलैप होते हैं। तो उनमें कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया जो होगा ना, दैट कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हाथ अगर कोई दो मिलाते हैं, अगर इस तरह से हाथ मिलता है तो देखो इसमें कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम है, और हाथ ऐसे मिलता है तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो बॉन्ड कब हाथ ज़्यादा मजबूती से मिल रहा है बोलो? जब कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। यस सर। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि जो दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है दैट इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल उतना स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक ओवरलैपिंग मैक्सिमम होने के लिए, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होने के लिए एक
पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल्स के बीच। जैसे मान लो अगर हमें हाथ मिलाना है तो ऐसा करें कि एक हाथ तो ऐसे हो और एक हाथ में ऐसे मोड़ लूँ, तो क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा या कम होगा बोलो? सर कम होगा। अभी ये हाथ मिलाना इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, उसके लिए भी मैं ऐसा कहूँगा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ योर पॉम, तब जाके क्या होगा बोलो? ये हाथ अच्छे से मिल पाएगा। Yes, sir. हथेलियों का एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यस ना? अब आप सोचो, Yes, sir. जो हम एटम के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी नहीं है, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात है ना? ये तो हम जो न्यूटन वाला फिजिक्स पढ़ते हैं वो तो वहाँ भी अप्लाई भी नहीं होता। न्यूटोनियन फिजिक्स अप्लाई होता है क्या उसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर या ऐसा आप चैप्टर पढ़े हो तो उसमें न्यूटोनियन फिजिक्स तो नहीं की बात ही नहीं होगी। अगर वहाँ बात होगी तो क्या होती बात बोलो? अगर आपको याद हो साई स्क्वायर की बात होती तो ये कैसा फंक्शन है बोलो? ये ऐसा शंकर जी का त्रिशूल जैसा पड़ा होगा तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे इसे, नहीं केमिकल बॉन्डिंग में साई स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है बोलो? वेव फंक्शन है। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात है जिसमें हम पार्टिकल वेव नेचर कंसीडर करेंगे, है कि नहीं Yes, बोलो? sir. तो मैं इसे सिंपल ऐसा बोलूंगा, देखो कि जैसे ऑर्बिटल्स, जैसे हम हाथ मिलाते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ऐसे ही जो एटम है जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है, उन एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ प्रॉपर एंगुलर डिस्टेंस, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। Yes, sir. तो फिर उनके बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। अब Yes, मैं sir. कह रहा हूं कि वो जो हम ऑप्टिमम एंगुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, या एंगुलर डिस्टेंस मैं बोलूं, मैं एक मिनट यहां पे ऐसा ये मेरे साथ लिखना आप ना, ये थीटा जो मैं लिख रहा हूं दैट इज नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस, नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस। ये नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस किसके बीच का है बेटा? इट इज बिटवीन द ऑर्बिटल्स। किसके बीच के लिए? मैं Between एंगुलर orbitals. हाँ, मैं एंगुलर डिस्टेंस बोलूं या फिर मैं बोलूं इंटर ऑर्बिटल एंगल, एक ही बात है। Yes, sir. या फिर मैं इसी को ऐसा बोल दूं और बॉन्ड एंगल, इसी को बोलते बॉन्ड एंगल कि नहीं? Yes, sir. बॉन्ड एंगल तो सुना ही है ना आपने? Yes, sir. ये sp3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, sp2 बहुत सिंपल है, अभी आपको एकदम समझ में आएगा। sp3 तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बोलो? 109 डिग्री 20। अब ये मैंने जो एंगल लिखा है ना, ये एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन। निशिका बोलना बेटा, ये जो मैंने नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस लिखी है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? इट इज इस एंगल पे, इस इंटर ऑर्बिटल एंगल, बॉन्ड एंगल पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी और रिपल्सन कैसा होगा बेटा बोलो? Minimum. मिनिमम होगा, ठीक है ना? ये एंगल आपने याद है 109 डिग्री, ये क्या होता है बोलो? ये याद है ना? sp2 में Yes, कितना sir, एंगल quantum. होता है? 120 डिग्री 120. और ये होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना? Yes, ये sir. एंगल होना चाहिए। अगर इस एंगल से किसी भी तरह का डेविएशन हो गया, से यू आर डूइंग sp3, अगर कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना हो करके एंगुलर डिस्टेंस है आपका 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा? ऑर्बिटल्स के बीच में अगर इन एंगुलर डिस्टेंस से किसी भी तरह का डेविएशन होगा तो ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा बोलो? रिपल्सन। Yes, sir.
ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन इंक्रीज होगा ज्यादा होगा। और यस सर। रिपल्सन बढ़ने से ऑर्बिटल क्या होंगे बोलो, बेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंट हो जैसे जाएगा। मैंने हाथ ऐसे बेंट कर लिया ना, तो क्या हाथ अब अच्छे से हम शेक हैंड ये कर सकते क्या? अरे बोलो नो नहीं, सर। नहीं हो पाएगा ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिल्कुल क्या होगा बोलो, कम। इन अ सिमिलर वे ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, रिपल्सन से बेंट हो जाएंगे और बेंट ऑर्बिटल्स के बीच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी और इससे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बोलो, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब फिर उसके बाद मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने साइक्लोप्रोपेन ये बनाया मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, साइक्लोप्रोपेन, चलो ठीक है। यस सर। और यहां पे अब बेटा बताना हाइब्रिडेशन बोलो, चलो दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन क्या है हर कार्बन पे? सर sp3। sp3 है ना, दो तो सिग्मा दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, याद है ना? यस सर। ये लाइन डायग्राम, तो ये sp3 ठीक है। और ये मैं जो ऐसे ऐसे शो कर रहा हूं डमरू जैसा, ये तो ऑर्बिटल्स हैं, पता है ना, यस इलेक्ट्रॉनिक, सर। हाँ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मुझे बताना एंगल कितना है बेटा बोलो, 60 डिग्री है, क्या बोलो हाइब्रिडेशन क्या है बोलो, sp3। अच्छा बोलो चलो, sp3 हाइब्रिडेशन जब हो रहा हो तो इंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम रिपल्सन होने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए बोलो? ये लिखा है ना, देखो कितना होना चाहिए। सर 109 डिग्री। हाँ इतना 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन हाँ। अभी ये देखना जरा, ये है क्या इतना? नो सर। कितना डिग्री हो गया? 60। 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री होने से मतलब क्या हुआ बोलो, देर इज ए डेविएशन और देर इज ए नो डेविएशन? So there is deviation. देर इज ए डेविएशन, ओके, डेविएशन हो रहा है तो अब क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। और ऑर्बिटल जब रिपेल होंगे तो जो ऑर्बिटल जब रिपेल होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे या बेंट हो जाएंगे? सब बेंड हो जाएंगे। और बेंड हो जाएंगे तो फिर उनके बीच ओवरलैपिंग क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी या कम होगी। गुड ओवरलैपिंग होगी? पुअर ओवरलैपिंग होगी, कम ओवरलैपिंग होगी। Yes, sir. और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हे बालक मुझे ये बताओ, ये रिपल्सन से क्या होता है? रिपल्सन मतलब क्या हुआ पहले तो मुझे, रिपल्सन मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिकली नहीं, सिंपल ऐसा बोलूं, रिपल्सन मतलब कि एक दूसरे को धक्का देना, ऐसा रिपल्सन। जैसे मैं धक्का तुम्हें Yes, दे दूं, तुम sir. मुझे धक्का दे दो, दैट इज रिपल्सन। तो तुम्हें लग रहा है कि अगर ये रिपल्सन हो रहा है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? सर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ये बॉन्ड मैंने जो बनाया है, मैंने अभी क्या बोला था कि तुम बॉन्ड को केमिस्ट्री में क्या मान के चलना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग मान के चलना, धागे की तरह मान के चलना। यस सर। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो व्हाट विल हैपन, देयर इज ए क्रिएशन ऑफ स्ट्रेन। यस अगर सर। मैं एल्युमिनियम का वायर ले लूं और ऐसे खींचते लगूं तो बोलो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा कि नहीं? यस सर। उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा कि नहीं? वो फिजिक्स वाला कैपिटल यस टी, सर। टी कॉस थीटा, Yes, टी sir. साइन थीटा वाला टेंशन डेवलप हो जाएगा। और टेंशन डेवलप होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा बोलो? बॉन्ड वीक हो जाएगा कि स्ट्रांग हो जाएगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा कि अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो sir. जाएगा। ये सारे लिखवाऊंगा अभी मैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एंगल डेविएशन होने से ये क्या क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। यस स्ट्रेन। अब मैं कहूंगा ये स्ट्रेन वाला बॉन्ड है, स्ट्रेन्ड बॉन्ड, स्ट्रेन्ड बॉन्ड है ये सिंपल। और रिपल्सन होने से बेटा बोलना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। कभी भी Increase होती रिपल्सन है। एनर्जी को Yes, sir. इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी को भी क्या करता है दोस्त? इंक्रीज। हाँ रिएक्टिविटी को। और ये सारी चीजें तो धीरे धीरे और पता चल जाएंगी, पहले तो सिंपल अभी फिर लिखवाऊंगा मैं। रिएक्टिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बेटा मैंने आपको बताया था सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होता था? सर सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। सिग्मा स्ट्रांग है ना, पाई वीक है ना। लेकिन Yes, और sir. ये सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिग्मा बॉन्ड ही है ना।
यस सर। लेकिन ये सिग्मा नॉर्मल सिग्मा नहीं है, ये स्ट्रेन वाला सिग्मा है, टेंशन वाला सिग्मा है। यस सर। ये इतना वीक हो जाएगा कि ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एज ए पाई बॉन्ड। किसकी तरह? पाई बॉन्ड की पाई तरह। बॉन्ड। और फिर इसीलिए ये, इसको हम जानते कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज टाउ बॉन्ड। क्या बोलते बेटा? इट इज नोन एज टाउ टाउ बॉन्ड। बॉन्ड। और किसकी तरह ऐड करता है बोलो? एक्ट एज ए, पाई बॉन्ड। एक्ट एज अ पाई बॉन्ड। ये किसकी तरह ऐड करता है निशिका बोलो? इट इज Sir, एक्ट pi एज ए bond. पाई बॉन्ड की तरह करता है। मतलब सिग्मा है, स्ट्रांग होना चाहिए। और एक चीज और, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट, ये येलो कलर ये बॉन्ड बना है ना सिग्मा बॉन्ड इस साइक्लोप्रोपेन यस में, सर। ये बॉन्ड स्ट्रांग ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है ना, लेकिन Yes, sir. रिपल्सन की वजह से बालक ये बॉन्ड स्ट्रेट ना रह करके, ये जानते हो कैसा हो जाएगा? ये बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, देखो बेंट हो जाएगा। टंडडे, ये देखते जाओ, ये टंडडे टंडडे, ये देखो, ये जो स्ट्रेट था ना बॉन्ड वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे बोलो तो यस सर। कर्व्ड हो जाएगा। और कर्व्ड हो जाएगा तो डोंट टू थिंक इट इज लाइक बनाना। इसीलिए कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, ये जो टाउ बॉन्ड है बेटा, इसी को क्या कह देगा दुष्ट? बोलो ना। इट सर इज बनाना कैसे बन रहा है? बे दुष्ट कहीं के, ये तुम ये देख नहीं रहे हो, ये ऐसे ये वाला बॉन्ड में, ये जो तुम्हें Yes, दिख, sir. ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें बॉन्ड, ये येलो कलर वाला, sir. वो ऐसे नहीं रहेगा, वो क्या होगा, ऐसा बेंट हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो वो कर्व्ड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना? तो कर्व्ड हो जाएगा, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं बोलो? इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड। या फिर टाउ बॉन्ड, याद रखो टाउ बॉन्ड कहते Yes, हैं, sir. उधर से पता चल जाएगा। तो बेसिकली देखो क्या हुआ, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई जो नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस है उस पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? मैक्सिमम होती है Yes, ना? sir. अगर उस नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस से किसी भी तरह का डेविएशन होगा तो फिर ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो फिर ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे? नॉर्मल Bend हो रहेंगे कि जाएंगे। बेंट हो जाएंगे? बेंट हो Bend. जाएंगे। Yes, और sir. बेंट हो जाएंगे तो फिर उनके बीच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज कम हो हो जाएगा, जाएगा। यस। डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कितनी सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि ये हम ये सब्जेक्ट की बात छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि भाई किसी भी एम को पाने के लिए एक आइडियल पाथ है, यस या नो? देयर इज ए ऑप्टिमम पाथ, आइडियल पाथ फॉर एनी डेस्टिनेशन, यस या यस नो? सर। ठीक है। तो अगर मैं उस आइडियल पाथ से डेविएट हो जाऊंगा तो क्या अपने डेस्टिनेशन से डेविएट नहीं होऊंगा? यस सर। हियर द आइडियल पाथ इज नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस। क्या है? नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस। यस, जो कि ये जानते हो, सब लोग पता है। Yes, sir. और व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? आवर डेस्टिनेशन इज मैक्सिमम Maximum ओवरलैपिंग overlapping. एंड मिनिमम। मिनिमम रिपल्शन। अब ठीक है, अगर ये रास्ता है और ये एम है, तो अगर मैं इन नॉर्मल एंगल वैल्यूज से डेविएट होऊंगा तो बोलो इनसे भी डेविएट होगे कि नहीं होगे? बोलो। यस सर। सिंपल। और अगर डेविएट होंगे तो टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। Yes, sir. स्ट्रिंग जैसा है। और टेंशन तो हमारे माइंड में क्रिएट हो या मॉलिक्यूल में क्रिएट हो, टेंशन बोलो क्या करता है? माइंड में टेंशन क्या करता है? अरे टेंशन स्ट्रांग बनाता है कि वीक बनाता है? वीक बनाता है सर। बस, तो मॉलिक्यूल हो चाहे कोई इंसान हो, टेंशन तो Weak, हमेशा yes, क्या sir. करेगा बोलो? वीक ही बनाएगा। वीक बनाएगा। हाँ, वीक बना देगा। तो ये बात है, ये हम पढ़ेंगे। अब साइंटिस्ट का नाम था बेयर, बेयर्स रीजेंट, और ऐसे पढ़ेंगे और भी। बेयर ने फिर क्या बताया? बेयर ने क्या बताया, ये जो अपना, इधर मैं आगे कर लेता हूं, ये जो था ना बेटा, एक मिनट, अभी लिखना आप, ठीक ना? एक मिनट यस रुकना। सर। ये है, इसमें जो एंगल है, हाइब्रिडेशन तो हमने लिख ही दिया, sp3 है। इसमें जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, इसे मैंने बोल दिया इट इज अल्फा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू को मैंने पहले ही नाम दे दिया था, दैट इज थीटा, ये लिख दिया था ना? यस ये सर। थीटा, ठीक है। अब देखो बेयर ने फिर क्या बोला कि भाई जो स्ट्रेन डेवलप होगा
या जो एंगल डेविएशन होगा, एंगल डेविएशन, और मैं बोलूंगा एंगल स्ट्रेन और बेयर के नाम पे बेयर स्ट्रेन, ये क्या होगा? तो उन्होंने फार्मूला दिया नॉर्मल वैल्यू माइनस जो एक्चुअल गिवन वैल्यू है मॉलिक्यूल में डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल डेविएशन या एंगल स्ट्रेन। जो भी स्ट्रेन क्रिएट होगा वो 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? जो भी स्ट्रेन क्रिएट होगा वो क्या होगा? ये 2 में डिवाइड। हाँ, ये क्या होगा? जो यहाँ पे Yes, sir. स्ट्रेन क्रिएट होगा ना, ये जो ऐसे है ना, तो दुष्ट, एक मिनट, हाँ, जो भी स्ट्रेन क्रिएट होगा इन दोनों फेसेस पे क्या होगा बोलो? इन दोनों Sir, फेसेस divide पे हो इक्वली जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. फिर इधर जो एंगल है, इधर आधा डिवाइड हो जाएगा, इधर आधा स्ट्रेन डिवाइड, sir. इसलिए 2 से हम क्या कर रहे हैं बोलो? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो Yes, एंगल sir. स्ट्रेन निकालना बड़ा आसान है। नॉर्मल वैल्यू डेविएशन निकालते कैसे हैं? डेविएशन ऐसे ही तो निकालते हैं, Yes, sir. रियल माइनस एक्सपेरिमेंटल, ऐसे तो निकालते हैं डेविएशन। यस सर। तो फिर मुझे रियल तो क्या पता था 109 डिग्री, जैसे इसके लिए निकालना है तो रियल क्या निकालूंगा मैं? रियल 109 डिग्री 28 मिनट था। यस सर। और लेकिन है कितना दुष्ट? 60 डिग्री। 60। अब बस ये आगे वैल्यू जो भी आया, यस सर। बोलो ठीक है ना? तो ये है, तो पहले आप ये बनाओ के अब फिर मैं थ्योरी लिखवाता हूँ ना। यस सर। पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ एक एक यस पॉइंट। सर। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो आप कह रहे थे ना बेटा, अभी वो कहाँ हुआ है? अभी तो आप पढ़ रहे हो, पता है क्या? अभी तो हाइब्रिडेशन, बेयर स्ट्रेन, फिर उसके बाद फिर पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर पढ़ोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस। उसका Yes, प्रिंट ले sir. लेना, सिलेबस सीक्वेंस जो दिया हुआ था। यस सर। ये नोट कर लिया तो फिर मैं थ्योरी लिखवाऊं। सर एक मिनट। यस सर। हाँ, नोट कर लिया ना? यस सर। सर नेक्स्ट पेज एक बार करना है। एक मिनट बेटा। यस सर। अब बेटा इसमें सबसे पहले आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात लिखिए। The contact surface area between the contact surface area between the orbitals of atom, the contact surface area between orbital of atoms undergoing bond formation, the contact surface area between orbitals of atoms undergoing bond formation, द कॉन्टेक्ट सरफेस लिख देना भाई। और ये तो अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, नहीं एक चीज लिखना अपना, फॉर द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फॉर द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देयर शुड बी अ नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस
between orbitals. For the maximum extent of overlapping, there should be a normal value of angular distance. For the maximum extent of overlapping, there should be a normal Yes, sir. angular distance between orbital. ठीक है ना? If this value is deviated, if this value is deviated from the normal value, yeah, if magnitude is deviated from the normal value, if this value is deviated from the normal value, Yes, sir. deviated from the normal value, then repulsion between the orbitals increases. Then repulsion between the orbitals increases. Repulsion between the orbitals increases. Yes, sir. Hence orbital becomes bent. Bend या फिर BENT लिख देना, bent तो भी एक ही बात है. Hence orbital Yes, sir. orbital becomes bent Bend. Yes, sir. and extent of overlapping becomes poor. Extent of overlapping becomes poor. बेटा बोलना इसमें डाउट है क्या? Yes. No, sir. और अब एक चीज बताइएगा, ये मैं वापस से रिपीट नहीं करूँ ना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ये लिखा था आपने कि नहीं लिखा Yes, था? sir. लिख लिया. हाँ, इसमें क्योंकि वो कोई मतलब नहीं, रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ओके ना? ये अलग से नहीं लिखवाना ना, डन है ना? Yes, sir. बालक देख लो एक बार, ठीक है? Yes, sir. नोट डाउन कर लिया. हाँ, बस यहीं पे नोट. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, रिपल्सन इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. Activity increases. Yes, sir. हाँ बस, और बाकी ये सब तो लिख ही रहा था, टाउ बॉन्ड, स्ट्रेन बॉन्ड. Yes, sir. और अब बेटा नेक्स्ट फीचर में हम बात करें. अब मेरी बात सुनना बेटा, एक मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चल गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल स्ट्रेन फ्री है, देयर इज अ नो स्ट्रेन, लाइक प्रोपेन, लाइक एथेन, ब्यूटेन, उनमें मान लो स्ट्रेन नहीं है, एंगुलर स्ट्रेन नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल तो स्टेबल होंगे. और जिसमें Yes, स्ट्रेन sir. होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो वो कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे. Unstable. हाँ, Yes, तो ठीक sir. है, कोई बात नहीं. लेकिन अब हम बात करते हैं कि जिसमें स्ट्रेन है, और मैं ऐसा बोलूं कि स्ट्रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सिस्टम क्या होता जाएगा बोलो? स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. तो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन इंक्रीजेस, और यू नो टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन, टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन अगर इंक्रीज होगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन इंक्रीज होगा, तो तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा. हाँ मॉलिक्यूल. इन दोनों के एग्जांपल Yes, sir. अभी मैं बताता हूं आपको, आप ये स्टेटमेंट नोट कीजिए, फिर एग्जांपल मैं बताता हूं. लिखिए जरा. एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन, as the magnitude of angle deviation increases, as the magnitude of angle deviation increases, or types of angle deviation increases, as the magnitude of angle deviation increases or types of angle deviation increases, Yes, sir. stability of the molecule decreases. स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या लिखा आपने? Decreases. ठीक है. अब बेटा पहले Yes, मैं इसमें ऐसा करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड की ना, मैग्नीट्यूड वाली बात कर लेता हूं. चलो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. चलो, ये मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन, ये मैंने लिखा साइक्लोब्यूटेन, और ये लिखा मैंने साइक्लोपेंटेन, है ना? बोलो ठीक. इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री. इसमें कितना डिग्री? 90 डिग्री. और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 17.35 या ऐसे कुछ, ठीक ना? बोलो. Yes, sir. और अब जरा एंगल डेविएशन निकालना. बोलो, सब में हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3 है. Yes, sir. sp3 हाइब्रिडेशन में मैक्सिमम ओवरलैपिंग और मिनिमम रिपल्सन के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 109. लेकिन है कितना भाई? 60, 90, 107. तो
ये हो गया -60 डिवाइडेड बाई 2, ये एंगल डेविएशन हुआ। इसमें यस सर। 109 डिग्री 28 -90 डिवाइडेड बाई 2, और ये तो ठीक है ना, ये तो 108 के करीब होता है इसमें लगभग 28, अब -107 35, अब बोलो डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताओ किसमें डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है? सर पेंटेन 107 डिग्री। फिर नहीं समझ, क्या कह रहे हो तुम? सॉरी सर, सॉरी सर, मुक्का 60 में मारूंगा ज्यादा हो मैं। रहा है। हाँ इसमें भाई अपने ये है ना वैल्यू, ये तो नॉर्मल वैल्यू है ना, तो इसमें तो कम ही डेविएशन, उसमें तो ज्यादा डेविएशन, सॉरी इसमें तो ज्यादा डेविएशन, इसमें तो कहाँ डेविएशन है, इसमें तो Yes, अप्रोक्सीमेटली 108 है, तो उसमें तो डेविएशन ही नहीं ना, बहुत Yes, कम है sir. ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कितना आसान है ये तो। भाई मुझे क्या करना है कि किसी अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मुझे सीधे स्ट्रेट ही जाना था, स्ट्रेट चले जाना था, स्ट्रेट। यस सर। और मैं क्या किया, ऐसे में मैं क्या किया, मैं सीधे 90 डिग्री पे चला गया। आप बताओ मुझे मैं किधर जाऊंगा? अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। बोलो। नो सर, डेविएट हो गए। हाँ, और मान लो मैं ऐसा करता कि मैं थोड़ा सा डिविएट, मैं 180 मतलब सीधे जाना था ना, मैं थोड़ा सा 179 180 176 करके ऐसे इधर आ गया। नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जितना कम डेविएशन करूंगा तो उतना अच्छा है ना, मतलब ऐसा यस रहेगा। सर। तो अब इसमें अगर मैं बेटा बोलूं आपसे स्टेबिलिटी बताओ, बाकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी तो जान जाओगे ना। यस बोलो सर। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, पता चल गया ना। यस सर। अगर मैं कहता नहीं रिएक्टिविटी बताओ, एंगल डेविएशन बताओ, तो सबसे ज्यादा इसमें होता, फिर इसमें, फिर इसमें। यस सर। डन है ना, पक्की बात, देख लो। यस सर। हाँ ठीक है। अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, और ये बहुत ही सिंपल है एकदम। इसमें इवन अगर मैं बहुत ज्यादा डेविएशन करूंगा ना, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यस सर। एक्चुअली दे आर द फिजिकल मतलब ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट। ये एंगल क्या है? तुम कह रहे हो कि इतना एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 20, ये एंगल क्या है? दे आर द ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ओवरलैपिंग। जैसे तुम बिल्डिंग बनाओ, तुम कह रहे हो मान लो रूम बना है, तुम जहां बैठे हो, दीवार कैसा है बोलो, दीवार कैसे है बोलो, ऐसे है दीवार तिरछा की इंक्लाइंड है कि सीधी है, वर्टिकल है बोलो? सर सीधी है। वर्टिकल है ना। तो Yes, अब तो sir. मैं करूँ कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूं दीवार और ऐसा इंक्लाइंड कर दूं, तो क्या छत Yes, रुकेगी sir. क्या? नो सर। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रॉड या कुछ ऐसा फोर्स लगा के चाहे तो रोक सकते हैं फिर ऐसा अरेंजमेंट। तो वो Yes, एक sir. ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने ये जैसे रूम बना है, बिल्डिंग्स बन रही है, वैसे मॉलिक्यूल भी तो एक माइक्रो स्ट्रक्चर्स है ना। अरे भाई ये तो Yes, हम sir. मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। तुम्हें ईंट दिख रहा है, तुम्हें पत्थर दिख रहा है, और क्या इसमें जो एटम है इसमें मास नहीं है? सर है ना। तो क्या इनमें इनकी मैकेनिक्स नहीं होती है? जैसे तुम सर होगी। उसमें F = T, वो क्या फिजिक्स में फोर्स सब डिसॉल्व करते हो, क्या इसके नहीं अपनी मैकेनिक्स नहीं है क्या अपनी इसकी बोलो? सर है। लेकिन इट इज नॉट फॉलो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इट फॉलो क्वांटम मैकेनिक्स। यस सर। समझ रहे हैं? तो अगर मैं डेविएशन करता हूं तो होगा क्या, ऑर्बिटल मिल ही नहीं पाएंगे, ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे। मतलब बात ये होगी, मैंने कहा तुम सीधे जाओ तो मंजिल पहुंचोगे, और तुम इतना मार के 90 डिग्री इधर चले गए तो कहां से तुम पहुंचोगे वहां पे? बात ये Yes, होगी, sir. दैट इज द डेविएशन। डन है ना? तो इससे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा डेविएशन होगा तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें बताऊं, देखो ये डन है ना? यस सर, लिख लिया। हाँ ये लिख रहा, ठीक है। अब देखना तुम, ये मान लो मैं कह रहा हूं कि निशिका बताओ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या? ये देखना तुम, ये मॉलिक्यूल ऐसा लिख दिया मैंने, जाओ अभी लिख दिया। मैं कहूं दिस मॉलिक्यूल हैविंग डाउटफुल एग्जिस्टेंस, नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? तो मैं देखूंगा यहां पे हाइब्रिडेशन क्या है, देखना sp है, sp है ना, देख लेना। यस सर। ठीक है, ओके चलो sp है। अच्छा तुम बताओ, sp के लिए हमने पढ़ा था कि sp के लिए तुम जानते ही हो कितना एंगल होना चाहिए, नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस 180। चलो ठीक है। जरा देखना यहाँ पे तुमने क्या बनाया है,
ये 180 दिख रहा है तुम्हें कि 60 दिख रहा है, बताओ मुझे। सर 60। अब तुम बताओ 60 डिग्री है मतलब, जबकि 180 का मतलब तुम समझ गए ना, ये कहां पे बॉन्ड, ये कहां पे आना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये इधर ही आना चाहिए ना। अरे 180 sir. मतलब ऐसे ही हुआ ना दोस्त। यस सर। और मैं अब ये ऐसे होना चाहिए, और मैं अब क्या इसको ऐसे कर दे रहा हूं, देखो, नहीं समझे? सर समझ मतलब गए। जो 180 पे होना चाहिए तुमने 60 पे कर दिया, जो Yes, जो sir. ऐसे ऐसे मतलब एक लाइन में होना चाहिए था बॉन्ड, उसको तुमने ऐसे मोड़ के कर दिया। तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? क्या ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे क्या? नो सर। ऐसे मैं बोलूंगा ये मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस भी डाउटफुल है। ये देखो ऐसा लिख दिया, लो भाई, यहां पे sp है, देखना जरा, है ना? यस सर। ये मैंने लिखा, ये देखो, ये। अब तुम बताओ यहां पे भी यस, और ये देखो। यस सर। अब तुम देखो ये होना चाहिए बॉन्ड का एक्चुअल पोजीशन, मतलब बॉन्ड का एक्चुअल पोजीशन ऐसा था, ऐसा हो गया 90 डिग्री पे। यस सर। तो अब बोलो फिर ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ऐसे जब बहुत ज्यादा डेविएशन होगा तो वैसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस या तो डाउटफुल होगा, या इट विल एग्जिस्ट इन सम परसेंटेज एट वेरी लो टेम्परेचर, यस सर। बहुत कम, ऐसा, ठीक है ना? तो इस तरह के नहीं एग्जिस्ट करते। तो हम अपने आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो मैं कह दूंगा द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई एंगल डेविएशन। बल्कि ये चीज आप यहीं पे लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख दो द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर डाउटफुल, existence of following molecules are doubtful because of very high value of angle deviation. Existence of following molecules are doubtful. It is due to very high very high magnitude of angle deviation. लगातार डबल बॉन्ड हो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, एलिन्स। यस सर। ऐसे एलिन फेलिन नहीं होते, दे डजंट एग्जिस्ट। हाँ वो कब एग्जिस्ट करेंगे वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो बात समझ लेना। इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम इस तरह के मॉलिक्यूल बना के पता क्या करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि छत तो मतलब टिकी रहे, छत पे कोई फर्क ना पड़े, और जो दीवारें हैं उनको मैं ऐसे तिरछा कर दूं और कोई बाकी अरेंजमेंट भी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर। डन सर। डन बेटा, ये ठीक है। ये मैंने जो बताया ये मैग्नीट्यूड का बताया ना आपको। अब टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन की बात बता दे थोड़ा ना, बोलो। यस सर। हे बालक ये देखो, ये मैंने लिखा यहां पे साइक्लोप्रोपेनोन, ये है आपका साइक्लोप्रोपेनोन, और ये लिखा मैंने साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना? अब बालक बोलो, इसमें यहां sp3 है, यहां sp2 है। यस सर। इसमें कितने टाइप्स का डेविएशन है? यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है कितना बोलो? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे होना चाहिए 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन? सर 2 टाइप। 2 टाइप्स। जितने टाइप के एंगल डेविएशन होंगे उतने टाइप के टेंशन क्रिएट होंगे, और जितने टाइप का टेंशन क्रिएट होगा सिस्टम उतना क्या होगा? स्टेबल, अनस्टेबल होगा। और इसमें जरा देखो, इसमें एक ही टाइप का डेविएशन है कि नहीं बताओ? हर जगह कौन सा है? sp3 sp3 बोलो। तो अगर मैं बोलूं साइक्लोप्रोपेनोन और साइक्लोप्रोपेन विच इज स्टेबल? साइक्लोप्रोपेन। यस, तो बस जान जाओ, ऐसा लिखो साइक्लोप्रोपेनोन इज लेस स्टेबल,
cyclopropanone is less stable than cyclopropane. Yes, sir. Then cyclopropane. It is because of two types of angle deviation. It is because of two types of angle deviation. It is because of two types of angle deviation. Yes, sir. तो डन बेटा, ये नोट किया। फिर मैं बताऊं इस पे एक क्वेश्चन आपको बताऊं। सर एक सेकंड। डन। यस सर। इसी का हाँ। अब बेटा इसमें देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, देखना। ये मैंने लिखा है ना साइक्लोप्रोपेनोन, और आपको पता है जब हमें मैं ये तो अलग से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आएगा जब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो जब वाटर को ऐड करना, दैट इज हाइड्रेशन। यू नो, वाटर को ऐड करना क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। हाँ। इलेक्ट्रॉन का ऐड करना इलेक्ट्रोनेशन, प्रोटॉन का जोड़ना प्रोटोनेशन, हैलोजन का जोड़ना हैलोजिनेशन। बोलो ना, ऐसा सिंपल सी बात है। यस सर। हे बालक, ये इक्विलिब्रियम साइन के लिए, ये इक्विलिब्रियम साइन तो जानते हो ना? यस सर। अगर मैं बोलूं फॉर एबव हाइड्रेशन, फॉर एबव हाइड्रेशन ये Kc जानते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सुना है क्या? यस सर। बेटा ये आप जानते हो Kc की वैल्यू x क्या डिनोट करता है? Kc तो पता ना, Kc इक्वल टू क्या होता था बोलो निशिका? Kf अपॉन Kb ना, याद है क्या? सर याद। हाँ, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और Kb रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो ना। यस सर। और अगर Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्या डिनोट करता है? ये रिएक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर। भाई Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी बोलो? Kc विल बी ग्रेटर देन 1 इफ Kf इज ग्रेटर देन केबी। और Kf ग्रेटर देन Kb मींस Kf ज्यादा है। Kf क्या है? नो सर। सही, सही है ना? सर एक बार वापस। मैं कह रहा हूं, ऐसे कह रहा हूं मैं, Kc ग्रेटर देन 1 ये कब होगा बेटा? इफ Kf ग्रेटर देन Kb ना। यस सर। सही है ना? ये तो जानते हो आपने इतने। ये ज्यादा Yes, ये वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो 1 से ज्यादा हो गई है। यस और सर। ये Kf क्या है? इट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। तो फिर इसका मतलब रिएक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में रिएक्शन होना मतलब प्रोडक्ट बनता जाएगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनेगा। अब कोई भी चीज कब बनती है? जब वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होती है? बोलो। सर स्टेबल होगा तो स्टेबल होगा तभी। यानी Kc ग्रेटर देन 1 क्या डिनोट करता है बोलो? कि प्रोडक्ट इज स्टेबल देन, प्रोडक्ट क्या है बोलो? स्टेबल है। यस सर। किससे ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट से। ये मैंने ऐसे लिख दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये देखना जरा। ये मैं, नहीं सर दिख रहा है। ये मैं लिखवा दूं क्या अलग अलग से ना? सर यस सर एक बार लिखवा दें। हाँ ये लिखवा देता हूं मैं, 1 मिनट रुको।
तो ये मैंने लिखा है जो कैसी, ये प्रोडक्ट इज स्टेबल, प्रोडक्ट इज स्टेबल। और अगर मान लो ऐसा हो केसी दुष्ट, एक मिनट, केसी लेसर देन 1, आप बेटा बोलो क्या, केसी लेसर देन 1 मतलब क्या हो गया निशिका बोलो। बैकवर्ड में रिएक्शन। हाँ रिएक्शन क्या बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन अगर होगा Yes, मतलब sir. ये बैकवर्ड मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से। हाँ रिएक्टेंट इज स्टेबल। और बाकी आप जानते हैं एक अलग चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टेंट इज स्टेबल, यस ना। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया। और अगर केसी इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, है ठीक है। अब Yes, sir. यहां पे अभी हम लोग ने कुछ भी पढ़ा ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये भी सीडी पढ़ रहा है। अब मान लो ऑब्जेक्टिव आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन जितना ज्यादा होगा, डेविएशन जितना ज्यादा होगा सिस्टम उतना अनस्टेबल होगा। यस सर। ठीक है ना, यही पढ़े, स्टेबिलिटी के बारे में ही पढ़ा, बाकी ना एरोमेटिक पढ़ा ना रेजो पढ़ा ना कुछ कुछ, अभी शुरुआत हुई है। तो अब कैसे बताओगे आप कि इसके लिए केसी ग्रेटर देन 1 केसी, क्या बताओगे बोलो। तो अब इन दोनों में आप कंपेयर कर लोगे, देखो यहां पे तो देखो यहां भी CS2 है, यस सर। sp3, इधर भी sp3, मतलब CS2 है ना दोनों तरफ, बोलो यहां पे यस सर। सेम से, जब भी कंपेयर करना हो सेम कट कट, सेम कट कट, बोलो ठीक है। नाउ व्हाट इज द चेंज, यहां पे sp2 था वही चेंज हो गया अब sp3 में ना, यही अटैच, यही क्या हुआ है, जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर जुड़ा है, जो एडिशन हुआ है जो। अब एडिशन कैसे हुआ है, कौन सा रिएक्शन है, इसकी हमें बात ही नहीं करनी है। अपना यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो पढ़ी है उसको अप्लाई करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यस ना। यस सर। तो अब तुम देखो जरा, यहाँ पे एंगल बोलो हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, sp2 और एंगल कितना होना चाहिए सर 109 डिग्री। अरे मुझको मोहर दूंगा मैं, sp2 पे तुम यहाँ पे क्यों कर रहे, ये तो से कंपेयर किस में करना है जो चेंज हुआ है। यस सर sp2 तो बोलो फिर कितना एंगल होना चाहिए सर sp2। 120 हाँ 120, चलो 120 minus 60 divided -60 डिवाइडेड बाई 2, By दैट 2. इज द एंगल डेविएशन। ओके यस सर। चलो अब बाद में जब ये वाटर ऐड हो गया है तो उस कार्बन पे जहां कभी sp2 हुआ करता था sp3 हो गया। sp3 हो गया। नाउ द एंगल Yes, sir. डेविएशन 109 degree 28 minutes minus 60 by 2. 109 डिग्री 28 मिनट और माइनस 60 60 divided by 2. डिवाइडेड बाई 2। अब निशिका बताओ कि एंगल डेविएशन में कमी हो रही है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है एंगल डेविएशन की बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है। अरे थोड़ा देखो ध्यान से, कैलकुलेशन कैसे कह रहे हो, कैलकुलेशन ऐसे बोल दे रहे बिना सोचे बोल रहे हो, सर एक देखो। बार क्वेश्चन वापस बताना क्या। अरे यार एंगल डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, एंगल डेविएशन ये निकाला ना तुमने, ये जो वैल्यू निकाली यही ना एंगल डेविएशन है। यस यही एंगल डेविएशन है ना। सर। ये एंगल डेविएशन पहले जो है वो देख लो इधर, और ये बाद में ये है, तो ये वैल्यू देखो क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन क्या हो रही है, बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है देखना, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 और 109 डिग्री 28 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, क्या करो कैलकुलेट कर लो, देख लो बढ़ रहा है घट रहा है कितना आ रहा है, देखो जरा। सर sp2 में ज्यादा होगा sp3 में कम होगा।
अरे ओ दुष्ट कहीं के, मैं कह रहा हूँ डेविएशन, तुम दोनों वैल्यू कंपेयर करो, बिफोर हाइड्रेशन एंड आफ्टर। तुम प्रोडक्ट में देखो रिएक्टेंट में कितना डेविएशन है, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी हुई बेटा? इतना क्यों कंफ्यूज हो गई? तो सर 30। कभी कभी जवाब देती है इतना अच्छे से, फिर कभी कभी एकदम तुरंत। हाँ कितना हो गया? 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। 30। 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। अरे क्या कह रही है? 120 माइनस 60 कितना हुआ? अच्छा हाँ सही तो कह रही है। हाँ यस सर। मैं भी एक नंबर का दुष्ट हूँ। हाँ ठीक है, तो 30 ठीक है, चलो एक मिनट, 30 ओके। अब देखो ना, मैं जैसे ये अभी जो मैं कर रहा था, और इससे कहते सिली मिस्टेक। जैसे मुझे लग रहा था 30 कैसे आ गया, जबकि अब कैलकुलेट करने के बाद 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 आ गया इतना। अब बाद में एंगल डेविएशन देखना। चलो 109 डिग्री माइनस 28 माइनस 60, चलो माइनस करो। सर 20 समथिंग आएगा, वो मिनट का नहीं आ रहा चेंज करने। अरे वो छोड़ दो ना, मिनट इनट के, मतलब अप्रोक्सीमेट देखना है ना। तो Approximate पहले 20। वैल्यू 30 है, बाद में वैल्यू कितनी आ रही है? सर 20 समथिंग। तो दुष्टू, तो एंगल डेविएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो यस रहा है? सर, डिक्रीज हो रहा है। तो एंगल डेविएशन, कोई भी डेविएशन डिक्रीज हो तो अच्छा है कि बुरा है? सर अच्छा है। तो अच्छा है, तो Stable फिर तो होगा। बोलो, फिर तो तुम इंक्रीज बोल रहे थे ना, तो फिर बोलो Yes. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका मतलब कि डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, दैट Yes, मीन्स sir. बोलो कि कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? लिखा है ना सारा। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल? सर प्रोडक्ट अनस्टेबल नहीं, नहीं, स्टेबल एक हो रहा है। मुक्का सॉरी मार सर, दो दुष्ट। सॉरी जब सर। एंगल डेविएशन कम हो रहा है, एक्चुअली जानते हो क्या, एक कार्बन पे 2 एच अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इस केस में ये प्रोसीड हो रहा है, ऐसे बहुत से स्टेबल भी नहीं, लेकिन डेविएशन कम हो रहा है कि नहीं? यस सर, कम हो रहा है। हाँ तो फिर मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन कम हो तो अच्छा है। बैकवर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। क्या कह रही है लड़की ये? बैक कैसे तुम? सर केसी इज स्मॉलर देन 1। हाँ बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन। स्मॉलर देन कैसे होगा? लिखा तो है, देखो ना बेटा यहाँ पे। बट यस सर। तुम क्या मतलब क्या सोच क्या रहे हो, मतलब कैसे? अच्छा, मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कंफ्यूज हो गई, सॉरी सर। अरे यार ये तब बोलो ना, फिर मैं भी करूँ उल्टा पुल्टा क्या? अरे रिएक्टेंट नहीं जानते, जो राइट लिखा रहता है रिएक्टेंट। यस सर। अच्छा अच्छा, रिएक्टेंट आप बस ये तो जानते ही हो, जो Yes, प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट, मतलब राइट वाला रिएक्टेंट बोलते हैं और ये वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। यस सर। तो आप बोलो क्या डाउट है, बताओ। सब तो लिखा हुआ था यहाँ पे, बोलो क्या डाउट है? अब मैग्नीट्यूड तुमने देख ही लिया, बता Yes, भी वही sir. रहे हो, आंसर गलत। अभी जो तुम्हारा क्लियर है तुम्हें कि नहीं? अभी बोलो। सर अब क्लियर है। हाँ ठीक है, गलत कैसे? तो ए हो जाएगा आंसर बेटा। यस सर। यस। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ असर्शन रीजन में, देखना बालक। एक तो ऐसे पूछ लिया इसी को, अब मैं एक बार ऐसे बोलूं, साइक्लोप्रोपेनोन इज अ मच रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन, इज अ वेरी मच रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन। मतलब साइक्लोप्रोपेनोन तुरंत वाटर से जुड़ जाना चाहेगा, व्हाई इट इज सो? तो स्टेटमेंट 2 लिखा कि ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन इट्स एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन डिक्रीजेस। अच्छा नहीं सुन पाया स्टेटमेंट? सर ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन इट्स एंगल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डेविएशन डिक्रीजेस। यस सर।
यही रीजन है ना, साइक्लोप्रोपेन क्यों हाइड्रेट होना चाहता है? ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो Yes, एसर्शन sir. रीजन भी तो ऐसे पूछ सकते हैं कि नहीं? तो तुम Yes, एसर्शन sir. रीजन में ऐसा लिखो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फास्ट लिखो। बोलूं? Yes, sir. हाँ लिखो। साइक्लोप्रोपेनोन इज अ वेरी मच रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन। Cyclopropanone is a very much reactive for hydration. सही है बेटा ये? Yes, sir. और स्टेटमेंट 2 फिर क्या लिखोगे बोलो? ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन, magnitude of angle deviation decreases. Magnitude of angle deviation decreases. Magnitude of angle deviation decreases. Yes, sir. पक्की बात है, देख लो, डन है? Yes, sir. अब यही रीजन होगा कि नहीं बोलो? यानी Yes, दोनों sir, ये स्टेटमेंट reason ट्रू होगा। हैं और सेकंड एक्सप्लेनेशन भी है। यस या नो? Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया बेटा, ठीक है। तो अब ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, तो दोनों मैंने बता दिया ना बात आपको। एक तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो या टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन इंक्रीज हो, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. बेयर स्ट्रेन का मतलब थोड़ा सा पता चला कि भाई नॉर्मल एंगुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो जो 109, 120 और 180 है, इनसे अगर किसी तरह का भी डेविएशन होगा तो फिर ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल Yes, हो sir. जाएगा। और थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। बोलो ठीक है, डन है? Yes, sir. ओके। अब बेटा इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा। ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ना, ये परफेक्टली जो फॉलो करते हैं वो प्लेनर सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बाकी परफेक्टली Yes, sir. फॉलो नहीं करती नहीं है, नॉन करेंगे। प्लेनर सिस्टम के लिए नहीं है। और ये मोहर सर्किल्स ऐसा मैथ का कोई एक रूल भी मतलब है, थ्योरम है, रूल कह रहा हूँ मैं, उसकी बेसिस पे प्रूव किया गया है। लेकिन हमें अपने जो नीट में जेई के लिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी इतना ही क्या है बोलो, सफिशिएंट है, इतना ही जानना है। Yes, sir. कोई डाउट नहीं इसमें? इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें दे दिए होंगे। No, अब sir. मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा बेटा आपको, ये है ब्रेट रूल। अभी ब्रेट्स रूल क्या है भाई? तो ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ब्रिज हेड पोजीशन है ना, ये ब्रिज हेड पोजीशन है। ये जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है? ब्रिज हेड पोजीशन। 1 2 3 4 5, ये ब्रिज हेड पोजीशन यहां पे क्या है देखो, ब्रिज हेड पोजीशन सुना है क्या? No, sir. चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो बालक, ये 1 और 2 वाला जो पोजीशन है ना, ये ब्रिज हेड पोजीशन कहलाता है। ब्रिज हेड Yes, पोजीशन क्या है देखो, अगर कोई साइक्लिक सिस्टम है और वो साइक्लिक सिस्टम मान लो 7 सेंटर से बना है या 8 सेंटर से बना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे मैं बोलूँ, ये 1 2 6 5 4 ये जो भी बना हुआ है, ये सारे कहाँ पे बोलो, 1 से लेके 6 तक ये सभी सेम प्लेन में है। और ये Yes, sir. जो 7 नंबर वाला कार्बन है ना, ये 7 नंबर परपेंडिकुलर प्लेन में है ऐसे।
और ये दोनों कार्बन को जोड़ रहा है, किन किन सेंटर को जोड़ रहा है, 1 और 2 1 को and जोड़ 2. रहा है, Yes, sir. 1 और 2 को ज्वाइन कर रहा है, कौन, 7 नंबर कार्बन। तुम ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे पुल जैसा बन रहा है, पुल जैसा Yes, sir. है ना, ब्रिज जैसा बन रहा है कि नहीं, इसीलिए इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं बालक, इट इज नोन एज ब्रिज हेड पोजीशन। बोलो पहले ब्रिज हेड पोजीशन का मतलब समझे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. बहुत सारे सेंटर्स सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं, उनमें से और वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनमें से किसी दो सेंटर को मैंने सेलेक्ट किया और उन दो सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन किसके थ्रू, किसी अनदर सेंटर के थ्रू जो परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, उसी Yes, को हम sir. क्या कहते हैं, बोलो। Bridge head position. हाँ बस, और जैसे वो वाला नहीं टोपी पहनते बर्थडे वाला, Yes, sir. तो ऊपर एक पॉइंट मान लो और सर पे 2 पॉइंट मान लो किनारे किनारे, मतलब Yes, sir. इट इज इलॉजिकल एग्जांपल, ठीक रहने दो, ये नहीं। अब ब्रिज हेड पोजीशन का जो मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें पता चला सारे ये सेम प्लेन में है, और ये 1 और 2 को मैंने ज्वाइन किया किसके थ्रू, 7 के थ्रू, दैट इज ब्रिज हेड पोजीशन। अब ये ब्रिज हेड पोजीशन की हालत देखो जरा, ये कैसा पॉइंट है बताओ, पहले तो हाइब्रिडेशन पता चल रहा है कि नहीं, तुम्हें बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ, अरे हाइब्रिडाइजेशन बोलो। 1 नंबर पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, उर्दू आवाज आ रही है, Sir, sp3. हाँ sp3, तो आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या, Sir, आ रही है. तो फिर हाँ, तो sp3 3 सिग्मा और इधर एक हाइड्रोजन है, तो हो गया ना sp3, ठीक है, sp3 ऑल कार्बन आर sp3। Yes, sir. और यहां पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहां पे एंगल कितना है देखो जरा, यहां पे एंगल देखो कितना है, 120, यस या नो, Yes, sir. और इधर कितना एंगल है बता दो, 60, 60. चलो 60 एंगल हो गया इधर, और ये हो गया, ओके। हम्म, 60 डिग्री, चलो ओके, चलो अब मुझे बताओ कितना एंगल होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 ना, Yes, sir. तो अब जरा तुम निकालो इस पॉइंट पे एंगल डेविएशन निकालो, पहले तो ये इसमें 2 रिंग दिख रहे होंगे तुम्हें, 6 मेंबर्ड और एक 3 मेंबर्ड, यस या नो, Yes, sir. तो चलो एंगल डेविएशन पहले 6 मेंबर्ड रिंग के लिए निकालो, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, है कितना, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कैसा डेविएशन हुआ, कहां चली जाती बीच, बोलो हेलो। Yes, sir. हाँ, और तुम समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले तो। Yes, sir, समझ रहे हैं. हाँ, अब यहाँ पे ये जो 3 मेंबर रिंग दिख रहा है 127, ये 127 में कितना एंगल है, 60, कितना होना चाहिए Yes, था जरा sir. निष्का बोलो, है So 109 degree. तो आता बोलो, तो 109 होना चाहिए था ना, Yes, sir. लेकिन Yes, है sir. नहीं ना, है नहीं ना, तो कितना हुआ, Yes, sir. -60 डिवाइडेड बाय। हे दोस्तों मुझे बताओ इस एक पॉइंट पे कितने टाइप का डेविएशन हो गया, बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल डेविएशन आर देयर, ये एंगल Sir, 2 डेविएशन है, type. और मैंने बोला था जितने टाइप के एंगल डेविएशन होंगे, जितने टाइप के एंगल डेविएशन होंगे उतने टाइप का क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और जितने टाइप Yes, का sir. टेंशन क्रिएट होगा सिस्टम उतना क्या होगा, बोलो, स्टेबल या अनस्टेबल, Unstable. अनस्टेबल। तो यहां पे कितने टाइप का एंगल डेविएशन है, 2 टाइप का एंगल डेविएशन हो गया ना, तो ये मैं बोलूंगा ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है, ये कैसे पोजीशन है, दे आर वेरी कूल एंड नॉर्मल पोजीशन, और दे आर हाईली स्ट्रेन्ड पोजीशन। Highly strained position. यस, ये मैं कहना चाहता हूं, ब्रिज हेड पोजीशन आर हाईली स्ट्रेन्ड पोजीशन। ये कैसा पोजीशन होता है, हाईली
स्ट्रेन्ड। और ये बताना कि एंगल डेविएशन से क्या होता है, बताना बेटा। एंगल डेविएशन से ऑर्बिटल के बीच नॉर्मल ऑर्बिटल रहते हैं या रिपल्शन होता है? रिपल्शन होता है। अब रिपल्शन होने से ऑर्बिटल बिकम्स इन अ नॉर्मल पोजीशन और दे बिकम्स बेंट। सर बेंड। तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो ब्रिजहेड वाले ऑर्बिटल हैं और इधर वाले ऑर्बिटल ना, ये क्या होगा कि देखो इसे मैं वापस बनाता हूं ना, ये ऐसा यहां पे जो तुम पाई बॉन्ड बनाओगे तो पाई बॉन्ड ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ऑर्बिटल अलाइंड नहीं है, पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, ऑर्बिटल अलाइंड नहीं है। ये जो ब्रिजहेड वाला ऑर्बिटल और विसिनल ऑर्बिटल है, ये रिपल्सन से ऐसा हो गया। अब तुम बताओ पाई बॉन्ड कैसे बनाते थे, याद करो। पाई बॉन्ड ऐसे बनाते थे ना, देखो, कोलेटरल और Yes, sir. कोएक्सियल। यस सर। नहीं, कोलेटरल और कोएक्सियल। कोलेटरल ना, यस सर। कोलेटरल क्यों नहीं बोल रहे हो? कोलेटरल ना, यस सर, कोलेटरल। कोलेटरल। लेकिन मान लो मैं ऐसे करूं, पाई बॉन्ड को ऐसे में कर दूं, एक पाई बॉन्ड करें, ऑर्बिटल में ऐसा कर दूं, जाओ ऐसा कर दिया। अब पाई बॉन्ड बनाओ। सर नहीं बना। पाई बॉन्ड बनने के लिए दोनों ऐसा पैरेलल होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट होना चाहिए ना, अलाइंड होना Yes, चाहिए ना। sir. अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा, इतना भी चेंज कर दूं, ऐसा मान लो 180 पे होना चाहिए, जीरो जी पैरेलल है तो जीरो बोलो, मैं थोड़ा सा चेंज किया, क्या थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे तो पाई बनेगा क्या? नो सर। और जब ब्रिजहेड पोजीशन स्ट्रेन्ड है तो ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन होगा, तो क्या ऑर्बिटल अच्छे से नॉर्मल पैरेलल रहेंगे क्या? नो सर, डेविएट होंगे। यस, दैट इज व्हाई ब्रिजहेड पोजीशन कैनॉट एक्मोडेट पाई बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड sir. बन ही नहीं पाएंगे। यस इज इट सर। क्लियर? तो अकॉर्डिंग sir. टू ब्रैट रूल ब्रिजहेड पोजीशन कैनॉट एक्मोडेट पाई बॉन्ड, ये है, ठीक है ना। तो ये नोट कीजिए जल्दी से स्टेटमेंट, बोलूं? यस सर। Bridgehead position cannot accommodate pi bond. Bridgehead position cannot accommodate pi bond because Bridgehead position cannot accommodate pi bond because यस सर। due to very high value of angle deviation, due to very high value of angle deviation, यस सर। Bridgehead orbital and vicinal orbitals, Bridgehead orbitals and vicinal orbitals, सर ब्रिजहेड ऑर्बिटल्स एंड vicinal, 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 vicinal या adjacent, अस्से पस्से, यस सर। adjacent और vicinal एक ही बात है, synonymous। क्या लिखा आपने बेटा, बोलो? Due to very high value of angle deviation, Bridgehead orbital and vicinal orbital, Bridgehead orbital and vicinal orbitals यस सर। are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ऐसा लिखा होगा, are perpendicular to each other, यस लिखा होगा या फिर that is their alignment has been destroyed, their alignment has been destroyed। मतलब ये कहना ज्यादा मतलब वो रहेगा ना, समझे नहीं? ये कहना ज्यादा प्रॉपर होगा ना, Yes, देयर sir. अलाइनमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इसमें सब आ जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसा भी चेंज हुआ, अलाइनमेंट sir. डिस्ट्रॉय हो गया, अलाइनमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दैट इज व्हाई कोलेटरल ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई कोलेटरल ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। बालक बोलो ठीक है ये? यस सर। ये नोट कर लिया ना? यस सर।
अच्छा ठीक है, नोट कर लिया, बस बस 2 मिनट बेटा, ये नोट कर लिया, डन, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताऊं। एक तो सीधे आपको पता चला कि ऐसे एल्कीन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और इसका जो मैंने ब्रेट रूल बताया इसके यूज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन सब में आगे वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है ना। इसका रोल मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बड़े मुश्किल से आते हैं, एक दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मान लो ये गिवन है, देखो एक रिएक्शन गिवन है और वो रिएक्शन तो अब आगे पढ़ोगे, आप जानते ही नहीं हो। मतलब बात ऐसी है कि मैं आपको बता रहा हूं ABCD और मैं आगे ग्रामर की कोई चीज पूछ रहा हूं, मैं समझे नहीं। मैकेनिक्स पूछ मैं पढ़ा रहा हूं मैकेनिक्स, पढ़ा रहा हूं मैकेनिक्स और पूछ रहा हूं ऑप्टिक्स, ऐसा कुछ। लेकिन कॉमन सेंस से बता सकते हो, ये कॉमन सेंस वाला है। वहां भी पढ़ोगे तो इसका आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा आपको, ब्रोमीन इसी रूल से देना पड़ेगा, CH3, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एल्कोहलिक KOH। और आपको बताना है विच एल्कीन is not formed by above reaction। हाँ निशिका बोलो। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं भाई? यस सर, आ रही है। बालक, अब इसमें पता चला तुम्हें, जो ये रिएक्शन लिखा है मैंने, इसका अभी तुम्हें कोई सुना ही नहीं, लेकिन अब इसमें सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। सर ए ऑप्शन। अरे क्यों, मतलब अभी तुम तुम अभी जानते ही, मतलब इसमें तुम सिर्फ इतना ही जानते हो ना, ब्रेट रूल ही तो पता है तुम्हें, और क्या पता है भाई? देखो और कुछ तो अभी सीखा ही नहीं, अभी तो सिर्फ इतना ही बताया मैंने कि ब्रेट ने क्या बोला था, ब्रिज हेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो मैंने मतलब ब्रिज हेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एल्कीन ऐसा। तो अब तुम ये रिएक्शन तो जानते नहीं, कुछ नहीं जानते हो तुम तो। ब्रेट देखो, इन सारे एल्कीन्स में ऐसा कौन सा एल्कीन है जो ब्रेट रूल को फॉलो नहीं कर, मतलब जो ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए? सर सी वाला। हाँ बस, यस सर। नहीं समझे बात? सर समझ गए। और ये रिएक्शन भी जब वहां पढ़ाएंगे तो भी मैं बोलूंगा कि जो भी मैकेनिज्म पढ़े तो भी वहां कहूंगा ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग देखो, ब्रिज हेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए ये नहीं बन सकता। यस सर। या इस क्वेश्चन को मैं पूरा हटा दूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा विच एल्कीन इज वायोलेटिंग ब्रेट रूल, तो भी आंसर यही होगा। यस सर। ब्रेट ने क्या बोला, ब्रिज हेट पोजीशन पे पाई नहीं होना चाहिए। यस सर। तो जिसके ब्रिज हेट पे पाई बॉन्ड है, इसका मतलब वो ब्रेट को वायोलेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। यस सर। तो बात एक ही हो गई। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, और या मैं ये पूरा स्टेटमेंट हटा के मैं सिर्फ लिखूं विच एल्कीन या विच कंपाउंड इज वायोलेटिंग ब्रेट रूल, एक ही बात बेटा, समझ गए ना बात? ठीक है,
चलो ठीक है, या फिर नहीं लिख ही देते हैं ना एक, बालक एक लिख लो। विच एल्कीन इज वायोलेटिंग ब्रेट रूल, विच एल्कीन इज वायोलेटिंग ब्रेट रूल, which alkene is violating Brett rule? Which alkene is violating Brett rule? Yes, sir. हाँ बोलो। सर सी वाला। सी वाला, यस सी वाला, बस हो गया। यस सर। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड और भी मैं आपको, एक मिनट, ये बेटा एक मिनट, एक चीज़ और बस लास्ट लिखो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और पॉइंट लिखो, बोलूं? Yes, पॉजिटिव निगेटिव बिंदी मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट ब्रीजेट पोजीशन, पॉजिटिव निगेटिव और क्या लिखा मालक? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव निगेटिव ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट ब्रीज हेड पोजीशन मेक्स द सिस्टम भयानक टाइप का अनस्टेबल। भयानक टाइप का अनस्टेबल मतलब हाईली अनस्टेबल। सच सिस्टम्स आर हाईली अनस्टेबल। Such systems are highly unstable. Positive, negative bindi present at breezhead position makes the system भयानक टाइप का अनस्टेबल, दैट इज हाईली अनस्टेबल। ये सारे यूज आएंगे। देखो ये वैसे हैं जैसे मान लो कि हम लोग टेबल नहीं पढ़ते, काउंटिंग है ना, Yes, sir. अब लेकिन अब फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ कि अब मैथ कोई सॉल्व कर रहा है तो उसमें क्या टेबल पूछा जाता है क्या, या काउंटिंग आता है क्या? No, नहीं sir. आता। लेकिन तुम बताओ अगर टेबल काउंटिंग या ये प्लस माइनस नहीं जानते हो, सब्सट्रैक्शन एडिशन, तो क्या तुम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नो सर। बस तो ये वैसे ही है। इस पे डायरेक्ट भी आते हैं कुछ कुछ, ऐसा नहीं एक दो आते हैं, लेकिन इनके यूज होंगे बस आगे, ठीक है? इनका me, काम। sir. हाँ बेटा बोलो। सर मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ तो मैं बस ये लास्ट वाला तो वो कर लो ना, यस सर, यस सर। ये नोट कर लो बस, ये ठीक है ना। मैं सोच रहा था वो हो रहा है 6:45 हो रहा है। सर 7 हो रहा है, 7:02। अरे यार, अब एक तो क्रिस भी नहीं आया जिसको अलग से बताना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, कल मिलते, ठीक है? तो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा।